हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लिंथ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस को लेकर जो मैंने मॉक टेस्ट 5 लिया था उसका ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। और किन्हीं को अगर मॉक टेस्ट देना है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ठीक है। तो चलते हैं, पहले तो क्लर्क मेंस ये जो मॉक टेस्ट 5 उसका कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं। पर्यायवाची शब्द मैंने पहले पूछा था, इसमें है कि सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द बनाता है तो स्वर्ण होता है, कनक, जातरूप, हेम, ये बोल सकते हैं। आकाश, आकाश का व्योम, शून्य, अंतरिक्ष, ये सब बोल सकते हैं। नभ, ये सब बोल सकते हैं। अमृत, अमृत का बोल सकते हैं सोम, सुधा, पीयूष, अमीय। गरुड़, गरुड़ का खगेश्वर, नागंतुक, विष्णुरथ। कोयल का बोल सकते हैं कोकिल, काकली, पीक, बनप्रिय। आप हम मॉक टेस्ट में कोई एक लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ ज्यादा से ज्यादा वर्ड दिया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, ठीक है। फिर है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो दूसरों की भलाई चाहता है उसे परमार्थी कहते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा कहा जाता है। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति कहते हैं। और जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवयित्री कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कवयित्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मुहावरा, नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना। नाको चने चबाना मतलब बहुत परेशान करना। नाक में नकेल पड़ना, उत्तरदायित्व का अनुभव होना। जमीन पर पैर न रखना मतलब घमंडी होना। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। और ये थाली का बैंगन बहुत बार प्रीवियस ईयर चैप्टर में पूछा गया, ठीक है। तो ये मुहावरे थे, 5 मुहावरे थे और इसमें नो डाउट बहुत सारे बच्चे ने 5 आउट ऑफ 5 का स्कोर किया था, जो कि बहुत अच्छा लगा देख के। फिर अतिथि, अतिथि का शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, तो अतिथि इस तरह से लिखा जाता है, अत्ता में भी छोटी की मात्रा और था में भी छोटी की मात्रा रहेगा तिथि। तिलांजलि, ता में छोटी की मात्रा रहेगा तिलांजलि। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा। अत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाएगा अंत्याक्षरी। अनाधिकार नहीं अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता बल्कि क्या होता है अनधिकार होता है। फिर है दहेज एक अभिशाप, इसमें 150 शब्दों पर निबंध लिखना है, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे इसको। फिर है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्ना तमिलनाडु में बोला जाता है तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी नहीं ऑनिरोलॉजी आई थिंक होना चाहिए। स्वप्नों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया, जिसको WTO बोलते हैं। फिर है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो मृणालिनी साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम से। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो मैकुलाच ने किया था मलेरिया शब्द का प्रयोग। फिर है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है गैलियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में गैलियम पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 होती है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। आपको ये बताना है कि पूरे भारत में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, कमेंट करना है। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस न्यूज़पेपर के लिए लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। फिर है इंग्लिश सेक्शन, जिसमें है मिसेस बेल्ट, मिसेस बेल्ट है इसमें। पहला वर्ड है हायरार्की, हायरार्की में ई छूट गया था तो हायरार्की ऐसे लिखेंगे HIERARCHY, हायरार्की ऐसे लिखेंगे। इलिटरेट कैसे लिखेंगे, इलिटरेट होता है ILLI, इलिटरेट लिखते हैं। इनफॉलिबल कैसे लिखा था, INFALLIBLE, इनफॉलिबल कहता है। लीजर होता है LEISURE, लीजर ऐसे लिखते हैं। फिर होता है रिनाइसेंस, RENAISSANCE, रिनाइसेंस ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर इडियम्स एंड फ्रेज है पेल मेल, पेल मेल का मतलब होता है रस्ट, मेक हैस्ट, जल्दबाजी करना, कंफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं इसको। फिर होता है ऑयली टैंक, ऑयली टैंक का मतलब जो चापलुसता की तरह बात बोलता है। सॉफ्ट स्पोकन उसको बोल सकते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होता है इसका मतलब।
नो लव लॉस्ट का मतलब होता है टू डिसलाइक, किसी को नापसंद करना। लाइन शेयर का मतलब होता है लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। ट्राई ऑल पॉसिबल एफर्ट, ट्राई ऑल पॉसिबल एफर्ट। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है रिलेटेड टू द मून, रिलेटेड टू द मून उसको बोलते हैं लूनर, और रिलेटेड टू द सन उसको बोलते हैं सोलर। इंपॉर्टेंट है। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाई एन ऑथर, एक ऐसा नाम जो ऑथर ने एक्चुअल नाम नहीं है उसको अपना एज्यूम कर रखा है उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। और स्यूडोनिम, आई थिंक ये स्यूडोनिम थोड़ा गलत है। स्यूडोनिम का होता है PSEUDONYM स्यूडोनिम। ये टाइपिंग वाले भाई साहब हमेशा ही गलती कर देते हैं, थोड़ा सा देख लेना। स्यूडोनिम ये आई थिंक मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है। स्यूडोनिम का एक्चुअल मीनिंग PSEU होता है। हाँ, PSEUDONYM स्यूडोनिम लिखा था, स्यूडोनिम लिखा था, स्यूडोनिम है ना, PSEU। तो यहाँ पर ई का थोड़ा सा वो टाइपिंग में छोड़ दिया है, थोड़ा सा है ना, आप देख लीजिएगा इसको। फिर है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, यानी किसी भी चीज को ऑफिशियल ढंग से डिले करने का, है ना, यानी कागज पत्थर में इतना उलझा देना कि वो जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसको 20 दिन ले लेता है, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म बोला जाता है। फिर है ए रिलीजियस वॉर, एक धर्म युद्ध जिसको क्रूसेड बोलते हैं। एन इमेजिनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल ऑर्डर, एक ऐसा लैंड जहाँ हर चीज समाज से में जो बहुत बेहतरीन ढंग से परफेक्ट ऑर्डर में किया जाता है उसको यूटोपिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है, यूटोपिया। फिर है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने से पहले आई थिंक मेरे हिसाब से इसका एक ट्रिक बता देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हो या पैराजम्बलिंग हो, इन दोनों को सबसे पहले ऑप्शन देखना चाहिए कि ऑप्शन क्या किस प्रकार से है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, यानी सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाना चाहिए। जब भी आप पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर रहे हैं तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर आप ये पूरा पैसेज ना पढ़ें, और पैसेज पढ़ने के साथ साथ आप पूरा एकदम हिंदी लाइन बाय लाइन हिंदी भी ना करें, क्योंकि ये पैसेज सॉल्व करने का तरीका नहीं होता। और वो आपका, अगर आप लाइन बाय लाइन इसको हिंदी करेंगे तो नो डाउट आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाएगा और पैसेज आपका मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो गलत ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कीजिएगा कि जो पैसेज 5 या 10 मिनट में होना चाहिए, 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, उसका 15 या 20 मिनट में, क्योंकि जो किसी चीज़ का मीनिंग जब नहीं आएगा, जैसे क्यूरियस का मीनिंग नहीं आएगा, मीनर का मीनिंग नहीं आएगा, आर्ग्यूमेंट अगर किसी का नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएगा और वो उससे वो पैसेज सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, और ये ट्रिक है ना, ये SSC में सिखाया जाता है कि पैसेज कैसे सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ रीडिंग ए बुक, किताब को पढ़ने का क्या पर्पस होना चाहिए, पहला। सेकंड है व्हाट आर द सम बुक्स टू बी टेस्टेड, किसी भी बुक्स मतलब जो सम बुक्स के टेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है टेस्ट। सेकंड है हाउ इज द मैन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, किसी भी मैन का कैरेक्टर है जो राइटिंग के द्वारा कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। फिर व्हाट काइंड ऑफ बुक्स इज टू बी रीड बाय द डिप्यूटी, किस प्रकार का जो किताब है वो डिप्यूटी के द्वारा पढ़ा गया था, है ना। और फिर व्हाट इज मिंट बाय च्यू एंड डाइजेस्टेड, च्यू एंड डाइजेस्टेड का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो ओवरऑल आप क्वेश्चन को ये तो समझ गए, और क्वेश्चन देकर पैसेज का कि ये किताब के बारे में है ना और उसको पढ़ने से रिलेटेड है कि नहीं, तो इतना तो आपको पता लग गया। तो पहला है रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्करेजेस, ठीक है। बट टू पे एंड कंसिडर, हम लोग को कैसे करना चाहिए, बट टू पे एंड, देखिए ये सब यहाँ भी देखिए निगेटिव लगा हुआ कि बिलीव के साथ भी नॉट लगा हुआ, निगेटिव बना हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट के साथ कंफ्यूज के साथ भी नॉट लगा हुआ, नॉर फाइंड टू टॉक एंड डिस्करेज, डिस्करेज के साथ भी नॉट लगा हुआ है ना, यानी सबको निगेटिव बनाया। बट टू पे एंड कंसिडर, यानी हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, हम लोग को पढ़ना चाहिए इस सब के लिए नहीं, हम लोग को पढ़ना चाहिए बे एंड कंसिडर करने के लिए। तो देखिए आई थिंक ये सबसे पहला क्वेश्चन का लिखा हुआ ही है, व्हाट शुड बी पर्पस ऑफ रीडिंग ऑफ, हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। कंटेम्प्ट का जिक्र नहीं किया गया, गारंटेड नहीं बोला गया, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं बोला गया, कॉन्ट्राडिक्ट में तो नॉट लगा हुआ था। एक ही ऑप्शन टू बी एंड कंसिडर, टू बी एंड कंसिडर, ये हम साफ वहां से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए, इस तरह के पैसेज मैंने दिए थे। वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड, आखिर क्यों है जो कुछ बुक को टेस्ट किया जाता है उसको भी यहाँ पर आप देख ले। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, देखिए अगला ही लाइन है, क्यों कैसे। अदर टू बी स्वैलो, कुछ होते हैं जो उसको स्वैलो कर लेते हैं, कुछ उसको निगल जाते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं उसका समझ नहीं रहे हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यू एंड डाइजेस्टेड, और कुछ उसमें रहते हैं जो क्या करते हैं, च्यू करते हैं, डाइजेस्टेड यानी कंप्लीटली थॉरली ढंग से उसको बढ़िया से समझ लेते हैं। दिस इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, और कुछ होते हैं जो क्या पढ़े जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स में पढ़े जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट दिया हुआ, वाई आर सम बुक्स टू बी टेस्टेड, क्यों किया जाता है, टेस्ट किया जाता है,
क्योंकि वो क्या पढ़े जाते हैं, रीड ओनली इन पार्ट्स, वो किस चीज में पढ़े जाते हैं, पार्ट्स में पढ़े जाते हैं। हाँ, इससे भी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कोई भी टेस्ट को, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे खाना ही टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा करते हैं, उसको पार्ट्स में करते हैं, है ना। एकदम छोटा सा जीभ पर रखते हैं, उसको बाद चेक करते हैं कि हाँ ये टेस्टी है तो खाएंगे, नहीं है तो नहीं टेस्टी है नहीं खाएंगे, है ना। तो वही होता है, टेस्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज को पार्ट्स में पढ़ना, टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, और ये दिया हुआ है डायरेक्ट पैसेज में। थर्ड क्वेश्चन था, द मैन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग कैसे करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और 4 नंबर क्वेश्चन था, बुक्स टू बी रीड बाय द डिप्यूटी, डिप्यूटी के द्वारा किस प्रकार का बुक्स पढ़ा गया था, यही ना। फिर देखते हैं यहाँ पर, दैट सम बुक्स आर बी रीड ओनली इन पार्ट्स, अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, कुछ होते हैं जो उसको क्यूरियस ढंग से नहीं पढ़ते, यानी दिल से नहीं पढ़ते, और कुछ होते हैं जो उसको पूरा पढ़ते हैं। एंड विथ डिलीजेंस एंड अटेंशन, कुछ होते हैं जो उसको डिलीजेंस से या मेहनत से अटेंशन के साथ पढ़ते हैं। सम बुक्स में ऑल्सो बी रीड बाय डिप्यूटी, अब यहाँ पर देखिए लिखा, कुछ किताब जो डिप्यूटी के द्वारा भी पढ़े जाते हैं, वो कौन है, and extracts made of them by others, but that would be only in the less important argument and the meaner sorts of books, और वो किस प्रकार के बुक्स होते हैं, मीनर सॉर्ट्स ऑफ बुक्स होते हैं। देखिए यही भी डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार के डिप्यूटी की तरह पढ़ा जाता है, मीनर सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, डायरेक्ट वहाँ पैसेज में दिया हुआ था, तो ये फोर्थ का हो गया आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे, क्या है, इल्स डिस्टिल्ड बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स, रीडिंग मेक अ फुल मैन, रीडिंग क्या करा था, फुल मैन बना था। कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग द एग्जैक्ट मैन, क्या करता है, रीडिंग क्या करता है, एक फुल मैन बनाता है। कॉन्फ्रेंस ए रीडिंग मैन, कॉन्फ्रेंस करता है एक रेडी मैन, एंड राइटिंग क्या बनाता है, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, क्या बनाता है, एग्जैक्ट मैन बनाता है। राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, राइटिंग क्या कराता है, एग्जैक्ट मैन, अगर एग्जैक्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो वो हम लोग मारेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यही क्वेश्चन दिया हुआ था, हाउ इज द मैन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय द आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग क्या कर रहा था, एग्जैक्ट मैन बना रहा था, तो यहाँ भी ऑप्शन था। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन का मतलब यही होता है फिफ्थ में, व्हाट इज द मीन्ट बाय च्यू एंड डाइजेस्टेड, च्यू एंड डाइजेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली पूरा कर लेना। जब आप पैसेज को थोड़ा पढ़ोगे और तो ये ही मीनिंग आएगा कि थॉरली रीड एंड अंडरस्टूड, किताब को इतना कोई पढ़ता है जो दिल से नहीं पढ़ता, और कोई पढ़ता है तो च्यू एंड डाइजेस्टेड करके पढ़ता है। यानी कोई आदमी दिल से नहीं पढ़ता, मन से नहीं पढ़ता, कोई आदमी च्यू एंड डाइजेस्टेड पढ़ता है, मतलब कंप्लीटली पढ़ता है, उसको समझ के पढ़ता है ना। ये दिया हुआ था, तो ये फिफ्थ का ए नंबर ऑप्शन हो गया। फिर है क्या कि राइट ऑन ऐसे है, वुमेन एम्पावरमेंट पर एक ऐसे था, 150 वर्ड्स में लिखना था। तो यहाँ पर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पर एक ऐसे लिखा हूँ, और ये मेरे द्वारा ही लिखा गया। मैंने किसी को ज़्यादातर नकल वगैरह नहीं किया, कुछ जो अपना तर्क बुद्धि दिमाग का शक्ति है उसके द्वारा लिखा हूँ, है ना। किसी को अगर अच्छा लगे तो बता देना, इसको आप लिख सकते हो, 2-4 बार लिख सकते हो। कितना पर्सन्स रहते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखते हैं, तो वो इतना ज़्यादा गलत बोल देते हैं, इतना गलत बोल देते हैं, और फिर वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि भारत सरकार ने ये एक लाइन में बोलते हैं कि कुछ कदम उठाएं और हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद फिर वो अपना कंक्लूजन दे देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को आपको ऐसा दिखाना है कि हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट पहले क्या था, अब क्या है ना, और इसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, बेसिकली ये करना है। ज़्यादातर स्थिति ही आप इतना खराब बना देते हो, इतना स्थिति के बारे में सिर्फ बोलते हो, उसका ना तो कोई आप उपाय बताते हो, है ना, और उसका कोई सॉल्यूशन ही बेसिकली आप नहीं दे पाते हैं, और आप अपना ऐसे को एंड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गलत है, और इसके लिए वो मार्क्स काटेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया हूँ कि कुछ इस तरह से लिखा जाए, और ये मैंने 1-2 दिन में ऐसा नहीं लिखा, है ना, इसके लिए बहुत टाइम लग जाते हैं। और अगर किन्हीं को लग रहा होगा कि ये एक बार मैंने उठा और एक बार मैं ऐसे लिख दिया, तो ये बहुत टाइम लगते हैं लिखने में। और मैंने बहुत लंबे टाइम से, जब मैं पीटी का एग्ज़ाम दिया था तभी से, चूँकि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे, तो मैं तभी से कुछ ना कुछ लिखने का, और जो ये डाटा को कलेक्ट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से डाटा को अच्छे से कलेक्ट किया जाए और उसको मैं राइटिंग के थ्रू लिखा जा सके, है ना। तो ये 1-3 का काम नहीं है, और ये मैंने मेरा बहुत अच्छा, कहने का मतलब बहुत मेहनत की है, तभी जाके इस तरह से मैं लिख पा रहा हूँ। तो अगर किन्हीं को अच्छा लगेगा ये, तो नो डाउट आप इसको 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी मेरे ग्रुप में, चैनल में, टेलीग्राम वाले चैनल में जितने भी पर्सन्स हैं, वो नो डाउट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इससे भी बेहतर लिखे हैं, है ना, वो इससे भी बेहतर लिखे हैं। और मैं उनसे 2-4 वर्ड उसमें से भी मैंने अपने नोट्स में क्या किया हूँ, एक्यूमुलेट किया हूँ, संग्रह किया हूँ, ताकि अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपसे लिखना हो तो थोड़ा सा मैं उसको और चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो नो डाउट हमें आपसे बहुत सीखने का मौका मिल रहा है, जो टेलीग्राम में आप लोग ऐसे लिखते हो और राइटिंग करते हो, है ना, लेटर लिखते हो, उससे हमको भी बहुत सीखने को मौका मिलता है।
और मैं यहाँ पर बेसिकली जो मेरा थॉट है कि इस एग्जाम को, चूंकि ये देखो मॉक टेस्ट मैं आपको देता हूँ और उसी मॉक टेस्ट को मैं भी मारता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि वो मॉक टेस्ट मैं नहीं मारता, मैं खुद से मॉक टेस्ट मारता हूँ और मैं नंबर को कंपैरिजन करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप लोग के मार्क्स रहते हैं ना, वो एकदम इस तरह से आ जाता है कि अनएक्सपेक्टेड, हमको भी लगता है कि क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे मतलब प्रिपरेशन करने वाले मेरे ग्रुप में हैं, जो कहीं ना कहीं हमको क्या दे देते हैं, वो मोटिवेशन दे देते हैं कि नहीं और भी अच्छा से प्रोग्रेस करना है ना। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर कोई ना टीचर है और ना कोई स्टूडेंट है, हम आपका एज ए फ्रेंड मान सकते हो, आप भी मेरे फ्रेंड हो। आप अगर अच्छा लिखोगे तो नो डाउट हम सीखेंगे, और जो मेरा यहाँ थॉट था मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये मेरा जो चैनल है और मेरा जो टेलीग्राम है, मैं इसी तरह से काम कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इस तरह से नहीं है कि मैं अपने आप को ये शो कर रहा हूँ कि देखो मैं तो इतना बेहतर लिख रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हैं जो खराब लिख रहे हैं, है ना। बेहतर लिख रहे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में जो भी आंसर आ रहा है वो बहुत बेहतरीन आते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज करके आपके सामने लिखना चाह रहा हूँ, ताकि ये पावर देखिए। और मैं बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी लिखें तो किसी के बारे में ज्यादा बुरी स्थिति को नहीं दिखा देना है। ज्यादा बुरी स्थिति दिखा देने से क्या होता है कि जब आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो आपका लेटर 150 वर्ड से ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली वो लास्ट में क्या करते हैं कि एक दो लाइन इसके बारे में लिखेंगे कि उसको शिक्षित करना चाहिए वुमेन को, और भारत सरकार ने ये कदम उठाया, और उसके बाद वो कंक्लूजन देके खत्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, ठीक है। तो आप देख लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट पर कि मेरा क्या इसमें थॉट रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग वुमेन दियर राइट्स। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है उसको अपना राइट्स देना, वुमेन्स को इक्वालिटी देना और फ्रीडम देना, जो कि बेसिकली ये हर कोई नॉर्मल ही है। दिस इज नॉट जस्ट सोशल इनिशिएटिव, ये कोई सोशल इनिशिएटिव नहीं है, बट ए ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस विच कैन टेक द सोसाइटी टू द न्यू हाइट्स। अगर आपको सोसाइटी को एक नए ऊंचाई पर लेके जाना है, एक नए हाइट्स पर लेके जाना है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में इसको लिखा हूँ, ठीक है। वोमेन, वोमेन क्या है? वोमेन हु इज द सिंबल ऑफ क्रिएशन एंड अफेक्शन। वोमेन आखिर है क्या? तो वो क्रिएशन है, अफेक्शन है। क्रिएशन क्यों है? क्योंकि माँ होती है जो अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दे सकती है ना। अगर माँ अच्छी है तो उसका बच्चा नो डाउट बहुत अच्छा बनता है, संस्कार बनता है ना। और वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो उनका बच्चा भी अच्छा पढ़ा लिखा बनता है कि नहीं। पिता से ज्यादा माँ डिपेंड करता है, माँ के अपब्रिंगिंग पर ज्यादा ध्यान देता है बच्चा लोग, है ना। क्योंकि वो माँ ही उसको ज्यादातर, वो अपने घर में बच्चे के साथ रहती है, तो वो क्रिएशन में ज्यादा वैल्यूएबल है। अफेक्शन में है पिता उतना ज्यादा अफेक्ट, पिता नो डाउट अफेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का जो अफेक्शन है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है छोटी उम्रों में। तो इसलिए मैंने लिखा क्रिएशन एंड अफेक्शन है। वेन सी बिकम्स सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावरमेंट, अगर वो अच्छे से सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, एम्पावर्ड है, यानी उनको अच्छा एम्पावर्ड किया गया। सी गिव्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन नॉट ओनली टू हर फैमिली बट टू द एंटायर सोसाइटी। तो वो न सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही है, बल्कि वो समाज पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। टू मेक वोमेन एजुकेटेड इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वोमेन एम्पावरमेंट। मैंने भी यहाँ इसी चीज को जिक्र किया कि सबसे पहला एजुकेट होना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वोमेन एम्पावरमेंट। आप कितना भी कुछ कर लो, वोमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती है, चाहे कितना रूल रेगुलेशन कुछ भी ले आओ, जब तक वोमेन को एजुकेट नहीं किया जाए। इसीलिए मैंने सबसे फर्स्ट यही चीज लिखा, और ये बहुत बड़ा मीनिंग कैरी भी कर रहा है कि अगर वुमेन एम्पावर्ड हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा। देखो आगे लिखा, एजुकेशन इंक्रीज दियर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दे बिकम अवेयर ऑफ दियर राइट्स। मैंने इतना लिखा कि ठीक है, अगर उनको वुमेन को एजुकेट किया जाए तो क्या हो सकता है, तो मैंने लिखा कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगी, और वो उनका जो राइट्स है उनको वो अच्छे से अवेयर हो जाएंगे, बिकम अवेयर, वो अपने राइट्स को जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैंने लिखा कि ठीक है, वुमेन को एजुकेट कीजिएगा तो इससे ये हो जाएगा, क्योंकि 150 शब्द में ही लिखना है तो ज्यादा डीप किसी चीज में कूदना नहीं है। फिर मैंने ये शो करने का कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वुमेन जो है वो वाकई आज के दिनों में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे नाउ डेज वुमेन आर डोमिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, ये सब क्षेत्रों में वुमेन कर रही है। अब इसमें लिखने का मकसद ये नहीं था कि साइंस में आप सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला लिखें, पॉलिटिक्स में निर्मला सीतारमण का नाम ले लें, बिजनेस में इन्फोसिस की मालकिन का नाम ले लें, है ना। नायरा के सर नायरा ही है, हाँ नायरा की एक मालकिन है, वो है बिजनेस में अच्छा कर रही हैं। तो ओवरऑल उतना अब उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल 150 वर्ड्स में ही लिखना है। तो ये जब हम ये लिखें तो इसका मतलब हो गया कि वो सारे चीज इसमें क्या हो गया, समाहित हो गया, है ना। इसीलिए मैंने इतना लिखा। फिर मैंने लिखा, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली important for women but our society to develop rapidly।
अब इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि वोमेन को पढ़ाना या फिर वोमेन को एम्पावरमेंट करना सिर्फ वोमेन के लिए नहीं है कि वोमेन पढ़ लेगी तो उसका भलाई हो जाएगा, उससे हमारा फैमिली और प्लस ये देश, ये दोनों सोसाइटी, ये दोनों डेवलप करेगा। और जब मेरा सोसाइटी डेवलप करेगा तभी कंट्री डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी डेवलप ना करे और कंट्री डेवलप कर जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब सोसाइटी डेवलप करेगा तो कंट्री भी डेवलप करेगा। सोसाइटी कैसे डेवलप करेगा? जब वुमेन डेवलप करेगी। तो ओवरऑल इसका इतना सारा मीनिंग कैरी कर रहा है कि नहीं। फिर कहें लेट्स कम वी मेक सच एन एनवायरमेंट वेयर वुमेन कैन रियलाइज दियर ड्रीम्स विद रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स। चलिए हम लोग एक ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं जहां वुमेन्स को अपना ड्रीम्स रियलाइज हो सके कि उनको करना क्या है लाइफ में, है ना। और उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ रियलाइज करना, रिस्पेक्ट देना है, इक्वल राइट्स देने हैं। जितना एक लड़का को मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलता है, उतना ही एक वुमेन्स को मिलना चाहिए, गर्ल्स को मिलना चाहिए। तभी है बात बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए। और ये 150 वर्ड्स में है। तो जो मेरा थॉट था कि हम कितना लिख सकते हैं, एक्चुअली जब पहली बार मैंने लिखा था वुमेन एम्पावरमेंट पर, तो मैंने 400 वर्ड्स में चला गया था। वो 400 वर्ड्स इसलिए चला गया था क्योंकि मैंने जब लिखता था ना, तो ऐसे ही लिखता था जिसे मैं यहाँ लिखा फिर साइंस, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, तो मैं इसका एग्जाम्पल देना शुरू कर देता था, तो वर्ड और बढ़ते थे। फिर मैं ये देखना सोचा करता था कि सोसाइटी बढ़ेगा तो सोसाइटी बढ़ेगा, तो देश बढ़ेगा। तो पहले मैं लिखता था फैमिली को अगर पढ़ाए, अब वुमेन पढ़ेगी तो फैमिली बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा तो सोसाइटी बढ़ेगी, सोसाइटी बढ़ेगा तो फिर देश बढ़ेगा। मैं ऐसे लिखता था, है ना। यानी एक दूसरे से लगता था कि जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाता था कि वो 350 ऐसे वर्ड चले जाते थे। तो फिर मैंने और छोटा किया, है ना। फिर 200 में लिखने का कोशिश किया कि 200 में कैसे लिखा जाना चाहिए। अब चूंकि 150 वर्ड्स में लिखने हैं तो कितने को लगता है कि 150 वर्ड तो कुछ भी लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी लिखने से तो 150 वर्ड लिख देने से तो क्या 5 में मतलब कितना मार्क्स देगा, 1.5 देगा या 2 देगा, इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं देने वाला। जितना कम शब्द लिखने पड़ते हैं उतना ही ज्यादा टारगेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ 50 वर्ड में लिखने हैं तो वो और ज्यादा टफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 50 वर्ड्स में आपको पूरा वुमेन का स्थिति बता देना है। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चैलेंजिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो 150 वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, तो थोड़ा सोच समझ के और ध्यान से लिखने की जरूरत है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो जितना कम वर्ड में लिखने कहेगा उतना ही ज्यादा टफ हो जाता है ऐसे। अगर यही वुमेन एम्पावरमेंट 500 वर्ड्स में लिखने का था तो ज्यादा ईजी है। ज्यादा ईजी क्यों है? क्योंकि अपने मन से कहानी की तरह वो बनाते चलते और वो 500 वर्ड्स हो जाता। लेकिन चूंकि लिखना है 150 वर्ड्स में, तो कुछ सोच कर क्या लिखना और क्या छोड़ देना है, इस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर वो थोड़ा हिंदी का वो टाइपिंग नहीं किए, वो दहेज एक प्रथा पर, यहाँ पर आई थिंक यहाँ था, देख लीजिए, दहेज एक अभिशाप पर वो टाइपिंग नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं। तो आज से मैं क्या करने वाला हूँ कि पर डे एक ऐसे और एक लेटर एवरी डे मेरा इसी टेलीग्राम यूट्यूब वीडियो पर आएगा, यूट्यूब पर। तो अगर आप लोग का लगता है कि हाँ एक डेली ऐसे और डेली एक मतलब लेटर का आप भैया वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। क्योंकि अभी 1 महीने टाइम है, तो मेरे हिसाब से मैं 30 to 40 मतलब इतना ऐसे और 30 to 40 लेटर, इतना मैं कंप्लीटली कर देता हूँ, ताकि अगर ऐसे और लेटर से कोई क्वेश्चन सिविल कोड मेंस में आए तो आपका वो छूटना नहीं चाहिए। तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज कि हाँ बना दीजिएगा भैया, तो बना देंगे। और अगर कमेंट अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इसका कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे जो ये मॉक टेस्ट के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ उसी तरह से करवाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।